हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल एंड पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पीजीटी केमिस्ट्री की जो वैकेंसी आई थी 2023 में मेवात कैडर के लिए, उसके सब्जेक्टिव पेपर का हम पेपर डिस्कशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। टोटल 18 क्वेश्चन इस पेपर में आए थे, जिनमें से पहले 12 क्वेश्चन को हम दो पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा पार्ट 1 हुआ था उसमें हमने पहले 6 क्वेश्चन का डिस्कशन किया था जो कि फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड थे। पार्ट 2 में हमने नेक्स्ट 6 क्वेश्चन का डिस्कशन किया था जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेट करते थे, और ये हमारा पार्ट पेपर सॉल्यूशन पार्ट 3 है, जिसमें लास्ट के 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड थे। ठीक है, तो टोटल 18 क्वेश्चन आए थे और 18 में से आपको कोई भी 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। ठीक है, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का था, टोटल 150 मार्क्स का ये आपका एग्जाम था। अगर अभी तक आपने पहले दोनों पार्ट नहीं देखे हैं सब्जेक्टिव पेपर के सॉल्यूशन के, और जो आपका स्क्रीनिंग पेपर हुआ था, जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था, उसके 80 के 80 क्वेश्चंस का डिस्कशन मैं 4 पार्ट्स में डिस्कस कर चुका हूं। वो चारों पार्ट भी आपको प्रॉपर एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उन चारों को भी आप देख सकते हैं। स्क्रीनिंग का जो पेपर हुआ था, स्टूडेंट आप या आपका कोई भी नॉन स्टूडेंट अगर एचपीएससी के पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है या फिर किसी भी पीजीटी एग्जाम, अभी हाल में ही आगे एनवीएस और केवीएस में भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, ईएमआरएस में भी वैकेंसी देखने को मिलेगी, और एचपीएससी में तो वैकेंसी है ही है। अगर आप किसी भी पीजीटी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे पीजीटी केमिस्ट्री के लिए कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर मिलते हैं। आपको 11 से एमएससी लेवल तक का टॉपिक क्लियर करवाए जाते हैं। टेस्ट सीरीज आपको 1000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, एमसीक्यूज, एंड आपको सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन आपको मिलता है। क्लास स्लाइड्स, जो भी क्लासेस होती हैं, ये वीडियो लेक्चर्स होते हैं, इनकी पीडीएफ्स आपको मिलती है ताकि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। मेंटरशिप, आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी वीडियो दी जाती हैं कि कैसे आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इस कोर्स को आप 3 मंथ्स की वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं, 6 मंथ की वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं, और 1 ईयर की वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं। तीनों में कंटेंट सेम होगा, ओनली वैलिडिटी का डिफरेंस है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए, अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग दिस कोर्स, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प कर दी जाएगी। तो स्टूडेंट आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। पहले 12 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 का पहला पार्ट है, give the chemical test to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol। तो आपको भाई वो केमिकल, देखो टेस्ट से रिलेटेड 3 या 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो भाई टेस्ट आपको पढ़ के जाना है। और कोर्स में मैंने एक आपका अलग से फोल्डर बनाया हुआ है, ऑर्गेनिक टेस्ट करके या फिर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके। उसमें जितने भी टेस्ट होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, सारे उन 2 वीडियोस में मैंने कवर किए हैं। काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं इस सब्जेक्टिव पेपर को देखते हुए, ये लगता है। तो बताइए भाई कौन कौन से वो टेस्ट हैं और क्या क्या उनके अंदर आपका रीडिंग्स आती हैं जिससे पता लगता है कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्चरी अल्कोहल है। स्टूडेंट, एक टेस्ट जो आप सभी ने बिल्कुल सुना होगा, लुकास टेस्ट, है ना। लुकास टेस्ट के बारे में आप सभी ने जरूर सुना होगा। लुकास, है ना, ये आपका बेसिकली लुकास टेस्ट होता भाई, है ना। थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो रहा है, कोई बात नहीं। तो लुकास टेस्ट आपका आइडेंटिफाई करता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी अल्कोहल को। प्राइमरी अल्कोहल में जो टर्बिडिटी आती है वो आपका काफी टाइम बाद आती है, यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो एक होता है लुकास टेस्ट और दूसरा आपके पास होता है विक्टर मीर टेस्ट, है ना, विक्टर। तो ये 2 टेस्ट हैं, इसके अलावा एक और टेस्ट है। आइए इसका मैं रेफरेंस आपको दे देता हूं जिससे कि आप समझ पाएं कि इस क्वेश्चन को आप कैसे लिख सकते थे। तो ये आपका रेफरेंस है। देखिए नेम ऑफ द टेस्ट एंड प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहला और काफी फेमस टेस्ट जो है आपका, दैट इज विक्टर मीयर्स टेस्ट। विक्टर मीयर टेस्ट, इसमें क्या किया जाता है, द अल्कोहल इज ट्रीटेड विद फास्फोरस एंड I2। जो अल्कोहल होता है उसकी रिएक्शन फास्फोरस और I2 के साथ करवाई जाती है, एंड देन AgNO2 या फिर HNO2, द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन इज ट्रीटेड विद NaOH एंड द कलर इज ऑब्जर्व्ड। उस कलर को देख के, किस
किस टाइप का कलर आ रहा है, उसी को देख के बताया जाता है कि वो प्राइमरी अल्कोहल था, सेकेंडरी अल्कोहल था या 3 डिग्री अल्कोहल था। तो विक्टरमियर टेस्ट के जो रीडिंग्स आती है, जो ऑब्जर्वेशन आती है, वो ये आती है, अगर आपके पास वो प्राइमरी अल्कोहल रहा होगा तो आपको ब्लड रेड कलर दिखाई देगा, है ना। आपने क्या किया भाई, आपके पास कोई अल्कोहल था, उसकी रिएक्शन रेड फास्फोरस एंड I2 के मतलब फास्फोरस एंड I2 के साथ करवाई, फिर AgNO2 के साथ करवाई और फिर उसको बेस के साथ ट्रीट किया। तो जो आपका वहां पे प्राइमरी अल्कोहल के लिए जो ऑब्जर्वेशन आएगी, रीडिंग आएगी, वो अगर ब्लड रेड कलर आ जाए तो हम बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल है। अगर ब्लू कलर आ जाए तो हम बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर कोई भी कलर ना आए तो हम बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल है। तो एक काफी फेमस टेस्ट, इसके ऊपर आपका MCQs भी बन सकते हैं आने वाले स्क्रीनिंग एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सेकंड जो टेस्ट है आपका, दैट इज लुकास टेस्ट, है ना, दैट इज लुकास टेस्ट। ये क्या कहता है भाई, ये इजी है, ये काफी पहले आपको ये पढ़ाया जाता है। अल्कोहल इज ट्रीटेड विद लुकास रिएजेंट। आपसे फ्यूचर में ये भी पूछा जा सकता है कि लुकास रिएजेंट क्या होता है, क्या फार्मूला होता है उसका। तो ये लुकास रिएजेंट का मीनिंग होता है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2 एंड कंसंट्रेटेड HCl। जब आप अनहाइड्रस ZnCl2 एंड कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं डिफरेंट अल्कोहल्स की, तो मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है 3 डिग्री अल्कोहल, प्रोड्यूस टर्बिडिटी इमीडिएटली, है ना। तो इमीडिएटली रिएक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे आपको धुंधलापन सा देखने लग जाता है अल्कोहल्स के अंदर। तो टर्बिडिटी इनिशियली आ जाती है। इसका मतलब 3 डिग्री अल्कोहल काफी फास्ट होते हैं और इजिली इस टेस्ट को शो करते हैं। सेकेंडरी की बात करोगे, 2 डिग्री अल्कोहल की बात करोगे, प्रोड्यूस टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट्स। आपने अननोन अल्कोहल के अंदर लुकास रिएजेंट डाल दिया है, उसके 5 मिनट बाद अगर टर्बिडिटी आ रही है, इसका मतलब वो सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर टर्बिडिटी आए ही ना, हीट किए बिना, डू नॉट प्रोड्यूस्ड टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पर कोई टर्बिडिटी नहीं आएगी, लेकिन अगर आप हीटअप करेंगे तो टर्बिडिटी आएगी। यानी कि लुकास जो रिएजेंट होता है वो प्राइमरी अल्कोहल के साथ लीस्ट रिएक्टिव होता है एंड 3 डिग्री अल्कोहल के साथ मोस्ट रिएक्टिव होता है। तो दूसरा और काफी फेमस टेस्ट डिफरेंट डिग्री ऑफ अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए, दैट इज लुकास टेस्ट। तीसरा जो टेस्ट है भाई, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, डाईहाइड्रोजिनेशन। क्या होता है ये आपका, डीहाइड्रोजिनेशन, बोलिए डाई नहीं, डीहाइड्रोजिनेशन। इसके लिए क्या करते हैं भाई, यहाँ पे कॉपर और Ag आर यूज्ड फॉर डीहाइड्रोजिनेशन। तो यहां से क्या करना है भाई, हाइड्रोजन को बाहर निकालना है ना। क्या करना है, हाइड्रोजन को बाहर निकालना है। अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है तो ये आपके पास कोई प्राइमरी अल्कोहल ऐसे रहा होगा। अगर आप इसके अंदर से H2 को बाहर निकालोगे, डीहाइड्रोजिनेशन करोगे, तो क्या होगा भाई, यहां से एक H बाहर निकलेगा और यहां से एक H बाहर निकलेगा और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। और यही क्या होता है आपका एल्डिहाइड, यही क्या होता है आपका एल्डिहाइड। तो प्राइमरी अल्कोहल जो होते हैं, डीहाइड्रोजिनेशन के बाद एल्डिहाइड्स को प्रोड्यूस करते हैं। किसको, एल्डिहाइड्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, अगर आपके पास, यहां लिख देता हूं मैं, सेकेंडरी टाइप का अल्कोहल रहा होगा कि एक CH3 यहां पे आ गया, एक CH3 यहां पे आ गया, उसके बाद देखो यहां पे OH लगा हुआ है और यहां पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो यहां से जब आप डीहाइड्रोजनेशन करेंगे, एक H यहां से निकलेगा, दूसरा H यहां से निकलेगा और कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी स्टूडेंट। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए, जो 2 डिग्री अल्कोहल होते हैं, डीहाइड्रोजनेशन के बाद कीटोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, कीटोन को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये आ गया भाई आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल के पास हाइड्रोजन तो होता नहीं है ना, उस कार्बन पे जिस पे OH लगा हुआ है। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, अल्कीन की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। यहां पे अल्कीन, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल का नॉर्मल ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। डीहाइड्रोजिनेशन का मीनिंग ये भी बोल सकते हो आप इसको, डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब है हाइड्रोजन का निकलना, एंड हाइड्रोजन का निकलना इज ऑक्सीडेशन। इसीलिए 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पे एल्डिहाइड मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे कीटोन मिलेगा, और 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि वहां पे डीहाइड्रोजनेशन नहीं हो सकता अल्कोहल वाले OH से, एंड आपका कार्बन जिस कार्बन पे
ओ एच लगा हुआ, उसके पास क्या होता है, हाइड्रोजन नहीं होता है। तो वहां पे आपको क्या मिलता है, फिर अल्कीन की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट ये 3 टेस्ट हैं जो बड़े फेमस हैं। पहले दोनों तो बहुत फेमस है, तीसरे वाला इतना ज्यादा कॉमन नहीं है। पहले दोनों बड़े फेमस हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए। होप कि आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा स्टूडेंट, फ्रॉम पॉलीमर, ये आपका पॉलीमर का क्वेश्चन है। गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखिए पॉलीमर को काफी तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है कि वो एडिशन पॉलीमर है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। भाई मतलब क्या आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो एडिशन पॉलीमर है या फिर वो कंडेंसेशन पॉलीमर है, इसी प्रकार इलास्टोमर्स है। काफी 4 कैटेगरीज होती हैं। अगर आप पॉलीमर्स को क्लासिफाई करना चाहते हैं तो बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं। 4 कैटेगरीज कॉमन है, उनमें से एक कैटेगरी है आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे उनको डिफरेंशिएट करना, क्लासिफिकेशन करना उनका। तो भाई इसके ये बोला है कि पहले तो डिफरेंशिएट कीजिए और फिर एग्जांपल भी दीजिएगा ईच क्लास का। तो भाई देखो स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैसे हो सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लीनियर चेन में चलते हैं। लीनियर चेन जैसे पॉलीइथीन है ना, पॉलीथीन में क्या होता है, इथीन के मॉलिक्यूल एक ही चेन में चलते जाएंगे तो उसको लीनियर चेन पॉलीमर्स बोला जा सकता है। जैसे बेकेलाइट हो गया, उसमें आपको क्या ब्रांचिंग फॉर्मेशन होती हुई दिखाई देगी, है ना, ब्रांचिंग की फॉर्मेशन होती हुई दिखाई देगी। इसी प्रकार आइए स्टूडेंट इसके लिए भी मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं। तो भाई 3 टाइप्स के मेनली ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पॉलीमर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। सबसे पहले होते हैं लीनियर चेन पॉलीमर, या इन्हीं को लीनियर पॉलीमर भी बोल दिया जाता है। दीज आर लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन पॉलीमर। लंबे तो होंगे ही भाई, लॉन्ग तो होंगे, क्योंकि पॉलीमर का, पॉली का मतलब होता है मर, है ना, सॉरी पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है पार्ट्स, है ना। तो इसमें ये बोला गया कि जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पीवीसी, है ना, पॉलीथीन है, दीज सॉरी भाई जो पीवीसी है ना वो आपका लीनियर चेन का पार्ट होता है, पॉलीथीन नहीं होता है ना। पॉलीथीन हाई डेंसिटी, देखो लो डेंसिटी वाला ब्रांच चेन में चला जाता है, हाई डेंसिटी वाले को आप वहां पे रिलेट कर सकते हैं। सेकंड होता है भाई ब्रांच चेन पॉलीमर। दीज आर लीनियर चेन्स हैविंग सम ब्रांचिंग, तो आपको कुछ ब्रांचिंग भी देखने को मिल सकती है। तो इसका जो एग्जांपल है दैट इज लो डेंसिटी पॉलीथीन। जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है वहां पे आपको ब्रांचिंग भी देखने को मिलती है। और तीसरे टाइप का जो पॉलीमर होता है दैट इज क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर इसको बोला जाता है। दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स which are joined together through covalent bond। इसका जो एग्जांपल है that is melamine। जो मेलामाइन है वो भी एक ब्रांच्ड पॉलीमर होता है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है, सॉरी ब्रांच्ड नहीं बोलेंगे भाई, क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर बोलिए। और बेकेलाइट मैंने आपको बताया था कि इसका मोनोमर फॉर्मल्डिहाइड एंड आपका फिनोल होता है ना, फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनोल होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर polymers are classified in 3 category। लीनियर पॉलीमर्स जहां पे एक ही लीनियर चेन आपको दिखाई देगी, ब्रांचिंग में कुछ ब्रांच दिखाई देगी, और क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क में आपको 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल मोनोमर्स रहे होंगे, वो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे, उसी को हम क्रॉस लिंक्ड या फिर नेटवर्क्स पॉलीमर बोलेंगे। होप कि स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 13 के दोनों पार्ट काफी अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के दोनों पार्ट काफी अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। और भाई रेफरेंसेस देना इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता रहे कि कैसे हमें लिखना होता है एग्जाम में। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 1 है। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो मिथाइल एमीन होता है ना, ये आपका मिथाइल अमीन कौन सा रहा होगा भाई, ये आपका मिथाइल अमीन बोलते हैं इसी को। दिस इज मिथाइल एमीन। ये कह रहे हैं कि ये ज्यादा बेसिक है, इसकी बेसिसिटी ज्यादा होती है एमोनिया से। रीजन बताइए, है ना। तो यहां पे आप रीजन लिख सकते हैं, वी नो दैट, है ना, ऐसे करके आप लिख सकते हैं, वी नो दैट एमाइंस एंड अमोनिया, वी नो दैट amines and ammonia have lone pair of electron, then these are Lewis base,
these are Lewis base, and we know that if electron density increases on the donor atom, basicity of the compound increases. Basicity of the compound increases. स्टूडेंट, सीधी सी बात यह है, एंड वी नो दैट मिथाइल act as a electron donating group by the inductive effect. तो स्टूडेंट, सीधी सी कहानी ये है कि जो यहां पे अमोनिया के पास क्या है, NH2 के अलावा एक हाइड्रोजन है, और यहां पे आपका NH2 के अलावा CH3 है। और आप सभी को यह पता होगा कि जो CH3 होता है वो आपका प्लस आई इफेक्ट के तौर पे काम करता है ना, प्लस आई। तो हमें पता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये इस कार्बन से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी एक बेस के पास, लेविस बेस के पास, वो उतना अच्छा बेस होता है। इसलिए देखो 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री, क्यों? क्योंकि 3 डिग्री में 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, वो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा इंक्रीज कर देंगे। इसी वजह से उसकी बेसिसिटी भी काफी ज्यादा हाई हो जाएगी। तो मिथाइल अमीन क्यों ज्यादा बेसिक होता है, इसके पीछे रीजन है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ मिथाइल। प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है, जिससे कि नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और जिससे कि उसकी बेसिसिटी इंक्रीज हो जाती है। ये इसके पीछे का क्लियर रीजन है। ठीक है, होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 2 देखिएगा। यूजिंग केमिकल टेस्ट्स एक्सप्लेन ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। स्टूडेंट, जब भी आपको कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाए जाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स में डेफिनेशन पढ़ा के कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन करके ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। अब ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ऐसी क्यों होती है ना भाई? अल्कोहल होता है वहां पे प्रेजेंट, वहां पे एल्डिहाइड होता है, कितने अल्कोहल होते हैं, इसका कैसे पता लगता है? तो स्टूडेंट, डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं, है ना, डिफरेंट। जैसे एक टेस्ट में आपका ये आता है, जो भी आपके पास ग्लूकोज की स्ट्रक्चर थी, अगर आप उसकी रिएक्शन रेड फास्फोरस एंड HI के साथ करवाते हैं तो आपको वहां पे देखा भाई ये आपका ग्लूकोज है। हम ये पता करना चाह रहे हैं कि इस ग्लूकोज के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। तो हमने क्या किया, ग्लूकोज की रिएक्शन करवाई रेड फास्फोरस एंड HI के साथ। तो वहां पे हमें यह देखने को मिला कि जब आप रेड फास्फोरस एंड HI के साथ इसकी रिएक्शन करवाओगे आपको एन-हेक्सेन मिलेगा। क्या मिलेगा? एन-हेक्सेन। इससे यह बात कंफर्म हो गई कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वहां पे 6 है। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं वहां पे? 6 है। तो यहां पे भाई नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, इससे इस बात का पता लगा। अगर अब हम ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है, अब हम क्या चाहते हैं कि हम ये पता करना चाह रहे हैं कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सोडियम बाईसल्फाइड के साथ इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं। अगर आप इसकी रिएक्शन सोडियम बाईसल्फाइड के साथ करवाते हैं तो ये अगर रिएक्ट कर लेता है तो ये आइडेंटिफाई कर देगा, ये बता देगा कि वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारी रिएक्शंस हैं, लेकिन खास बात ये बोला है कि यहां पे आपको ये बताना ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करनी है ना। यूजिंग केमिकल टेस्ट एक्सप्लेन द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, कि भाई क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर नहीं है, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वो सारी बातें हैं। तो चलिए भाई मैं आपको पूरे टेस्ट बता देता हूं। देखिए यहां पे सबसे पहले देखो
ये देखो, ये कुछ टेस्ट है। जैसे ये ग्लूकोज है, अगर आप ग्लूकोज का रिडक्शन करवाते हैं, रिडक्शन, तो मैंने बताया रेड फास्फोरस या HI के साथ भी करवा सकते हैं, तो एन हेक्सेन आपको मिलेगा। अगर आप इसकी रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड या सोडियम अमलगम के साथ करवाते हैं, पहले आपको सोर्बिटोल मिलेगा, यानी कि जो ऊपर वाला एल्डिहाइड था वो भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये क्या कंफर्म करते हैं? कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ 6 मेंबर्ड स्ट्रेट चेन इन ग्लूकोज। तो ये क्या कर रहे हैं कि भाई 6 मेंबर की, तो ये देखो, ये दोनों टेस्ट जो है किसको कंफर्म कर रहे हैं? कन्फर्स द प्रेजेंस ऑफ 6 मेंबर्ड स्ट्रेट चेन, है ना। तो ये बता रहे हैं कि 6 मेंबर की स्ट्रेट चेन अवेलेबल है। तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर को ही एक्सप्लेन कर रहा है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर को ही एक्सप्लेन कर रहा है। उसके बाद अगर आप इसकी रिएक्शन, किसकी, ग्लूकोज की रिएक्शन आप करवाते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, तो वहां पे आपको ग्लूकोज ऑक्साइम की फॉर्मेशन होती है। तो स्टूडेंट, आप सभी को यह बात पता होगी, मैं आपको बना के भी दिखा देता हूं कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसे रहती है ओपन चेन वाली ना, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसे रहती है ओपन चेन वाली। ये आपका C डबल बॉन्ड OH सबसे ऊपर होता है, यहां पे आपका OH हो गया, यहां H हो गया, यहां OH हो गया, यहां OH हो गया, ये H हो गया, यहां OH, यहां H एंड यहां H, और नीचे आपका क्या होता है CH2OH। तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है। तो पहली बात कि स्ट्रेट चेन होगी, 6 मेंबर यहां पे, तो वो हमें पता लग गया रेड फास्फोरस और HI से या सोर्बिटोल से। अब आप ये पता करना चाह रहे हैं, देखो अगर ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर होती तो क्या एल्डिहाइड का पॉजिटिव टेस्ट देखने को नहीं मिलता? क्या नहीं मिलता ना, क्योंकि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है। क्लोज्ड में क्या होता है, आप सभी ने इसकी अगर क्लोज्ड स्ट्रक्चर देखी है, नहीं देखी तो वो भी मैं आपको अभी बना के दिखा देता हूं। HOH OH H, यहां पे H, सॉरी, यहां पे आपका OH आ जाता है, यहां पे H, यहां पे आपका OH आ जाता है, यहां पे आपका H, ठीक है। और यहां पे देखो ये जो कार्बन है, अब इसको ऐसे यहां जोड़ दिया जाता है भाई, इसको इसके साथ ऐसे जोड़ दिया जाता है। तो खास बात ये देखने को मिलती है कि अगर आपके पास क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर है, अगर आपके पास क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर है तो वहां पे एल्डिहाइड का पॉजिटिव टेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो अब आपको तो ये पता करना है कि ओपन चेन वाली है, तो अगर आप इस एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, तो हाइड्रोक्सिल अमीन क्या करेगा भाई, एल्डिहाइड का C डबल बॉन्ड O एंड उसका वाटर, है ना, उसका क्या कर लेगा भाई, उसका देखो हाइड्रोक्सिल अमीन में जो H2 प्रेजेंट है वो NH2 पे H2 प्रेजेंट है और OH, इस कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा, यानी कि C डबल बॉन्ड O की जगह कार्बन डबल बॉन्ड NOH लग जाएगा, ऑक्साइम की फॉर्मेशन होगी। अगर ऑक्साइम की फॉर्मेशन हो रही है, वो भी इसी बात को एक्सप्लेन कर रही है कि ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है। तो आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट, अगर आपने इसकी रिएक्शन ऑक्साइम के साथ करवाई, सॉरी हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करवाई, तो ग्लूकोज ऑक्साइम बन रहा है। एंड अगर आप इसकी रिएक्शन HCN के साथ करवाएंगे तो साइनोहाइड्रीन मिलेगा। और अगर आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, इसको क्या बोला जाता है, फिनाइल हाइड्राजीन, तो वहां पे ग्लूकोसा जोन की फॉर्मेशन होती है, ग्लूकोसा जोन। ये तीनों टेस्ट, हाइड्रोक्सिल अमीन, HCN वाला एंड ये फिनाइल हाइड्राजीन वाला, ये कंफर्म करते हैं प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप। CHO ग्रुप की प्रेजेंस को कंफर्म करते हैं कि हाँ यहां पे CHO ग्रुप प्रेजेंट है। अगर CHO के प्रेजेंस को वो कंफर्म कर रहे हैं, इसका मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर के लिए बेस्ट एविडेंस है ये, है ना, COH का होना। उसके अलावा देखो भाई, जो मैं आपको, सॉरी, वो जो मैंने आपको बताया, एक बार मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देना चाहता हूं भाई। ये जो ग्लूकोज होता है ना, ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, नो रिएक्शन आएगा भाई। ये मैंने गलती से ये बोल दिया ना कि CHO को ये कंफर्म नहीं करता है, ये तो रिएक्ट ही नहीं करता है। CHO को कंफर्म करता है आपका HCN हो गया, फिनाइल हाइड्राजीन हो गया, है ना, हाइड्रोक्सिल अमीन हो गया। सोडियम बाइसल्फाइड तो रिएक्शन ही नहीं करता, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहां पे और क्या क्या टेस्ट हो सकते हैं भाई, इसमें ये आपका असाइल क्लोराइड हो गया, है ना, इसकी रिएक्शन अगर आप करवाते हैं PCl5 के साथ करवाते हैं, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करते हैं, कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ 5OH ग्रुप। अगर 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये भी ओपन चेन स्ट्रक्चर को ही एक्सप्लेन करेंगे, ये भी ओपन चेन स्ट्रक्चर को ही एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट, होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश आपको की जा रही थी। तो ये कुछ टेस्ट है
जो आपका यूजिंग केमिकल टेस्ट एक्सप्लेन द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो आप अगर यहाँ पे ये वाला एक टेस्ट बता देते एन रेड फास्फोरस एंड HI वाला, है ना, तो वो एक हो जाता। दो आप एल्डिहाइड वाले बता देते और एक अल्कोहल या दो अल्कोहल वाले बता देते, तो ये काफी इनफ होता। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। इसके दोनों पार्ट मैंने आपको काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिए हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। अब हम चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 15 भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही रिलेट करता है। 6 के 6 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से ही रिलेट करते हैं। तो आइए भाई क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। पार्ट 1 देखिए, हाउ आर विटामिन्स क्लासिफाइड। विटामिन्स को आप किस कैटेगरी, किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। नेम द विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, है ना। कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है भाई। ब्लड क्लोटिंग के लिए किस विटामिन का यूज किया जाता है, पोटासियम का यूज किया जाता है, पोटासियम का। विटामिन को किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना, तो फैट सोल्यूबल, है ना, आपने देखा होगा विटामिन को हम क्या, फैट सोल्यूबल विटामिन एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन। सबसे पहले व्हाट आर विटामिन्स की विटामिन होते क्या है। दीज आर एसेंशियल डाइटरी फैक्टर्स रिक्वायर्ड बाय एन organism in the minutes quantities, and their absence cause specific deficiency or disease. This is the definition of vitamins. और यहां पे डेफिनेशन नहीं पूछी थी, क्लासिफिकेशन पूछा था। तो आप बता सकते हैं कि विटामिन्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक ऐसे विटामिन होते हैं जो फैट के अंदर सोल्यूबल होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन्स, और दूसरे विटामिन होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा विटामिन फैट सोल्यूबल है। तो याद रखिएगा, दीज आर द विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी जो कि सनलाइट से मिलता है, विटामिन ई एंड पोटासियम, विटामिन के, ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। अगर हम बात करें वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं, तो जो आपका विटामिन बी होता है एंड जो आपका विटामिन सी होता है, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका पहले वाले का आंसर आ गया कि विटामिन को क्लासिफाई कीजिए। तो हमने किया क्लासिफिकेशन। अब ये कह रहे हैं उस विटामिन का नाम बताओ जो कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट इज विटामिन के। ये विटामिन के, और इसका जो केमिकल नाम है, साइंटिफिक नेम है, वो ये होता है भाई। और ये पाया जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, हरी सब्जियों में पाया जाता है। इंक्रीज्ड ब्लड क्लोटिंग टाइम, ये क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग टाइम को इंक्रीज करता है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था। पार्ट नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट नंबर 2। गिव द केमिकल टेस्ट यूजिंग हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज करते हुए, हिंसबर्ग टेस्ट भी इसको बोला जाता है ना। गिव द केमिकल टेस्ट यूजिंग, अभी तक देखो टेस्ट का तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। पहला आया ग्लूकोज, पहला आया था डिग्री ऑफ अल्कोहल के लिए, दूसरा ग्लूकोज, और तीसरा 1 2 3, है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम हिंसबर्ग टेस्ट का यूज करते हैं। तो वो बताइए हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है, इसमें कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट, अगर आप एमाइंस की रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, अगर आप एमाइंस की रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, और इसको आप अगर इसकी और स्ट्रक्चर, ये तो फॉर्मूला लिखा हुआ, स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, बड़ा इजी है, आप इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, S डबल बॉन्ड O एंड Cl, इसको बोला जाता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं 1 डिग्री एमाइन के साथ, है ना, 1 डिग्री एमाइन के साथ, फिर आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं 2 डिग्री एमाइन के साथ, फिर आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं 3 डिग्री एमाइंस के साथ। तो ये देखिएगा यहाँ पे क्या क्या आपको ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलती है। अगर आपने 1 डिग्री एमाइन के साथ रिएक्शन करवाई, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड की फॉर्मेशन हो जाती है ना, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी भाई। यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड की फॉर्मेशन होगी। तो इसको अगर आप बना के दिखाना चाहते हैं कि इस 1 डिग्री में आपको क्या मिलने वाला है 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन करवाने पे, तो ये देखिए ये हो गया जी। यहाँ पे S डबल बॉन्ड O लगाओ, S डबल बॉन्ड O लगाओ, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या बनाना है, एमाइड बनाना है। तो एमाइड बनाने के लिए NH एंड आपका R, ये आपका बन जाएगा भाई, ये आपका बन जाएगा।
1 डिग्री अमाइन के साथ अगर आप रिएक्शन करवाते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा। सेकंड जो कि आपका NaOH में सोल्यूबल होता है। अगर आपने इसकी रिएक्शन सेकेंडरी अमाइन के साथ करवाई है तो वहां पे आपको मिलता है NN डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो यहां पे अब क्या लगेगा, इसके ऊपर 2 बस लग जाएंगे, है ना। इसके ऊपर मैं यहां पे लिख देता हूं भाई, सेकेंडरी वाले को मैं यहां पे लिख देता हूं कि सेकेंडरी क्या बनेगा। तो सेकेंडरी जो यहां पे बनता है वो ये बनेगा कि हाँ ये ठीक है, S+O ये भी ठीक है। यहाँ पे आपका NH जो था, यहाँ पे NH और एक R था, यहाँ पे दोनों के दोनों R होंगे, यहाँ पे दोनों के दोनों R होंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो 1 डिग्री में एक ही R आएगा, 2 डिग्री में दोनों R आएंगे, और ये सोल्यूबल था NaOH के अंदर और ये आपका इनसोल्यूबल होता है NaOH के अंदर। तो ये आइडेंटिफाइड करता है कि 1 डिग्री का जो प्रोडक्ट बनता है वो NaOH में सोल्यूबल होता है, 2 डिग्री का जो प्रोडक्ट बनता है वो NaOH में इनसोल्यूबल होता है, और जो 3 डिग्री अमाइन होता है वो तो रिएक्ट ही नहीं करता है ना, वो तो रिएक्ट ही नहीं करता है। तो डू नॉट रिएक्ट एट ऑल, वो तो रिएक्ट ही नहीं करता है। तो ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट था, हिंसबर्ग टेस्ट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को क्लासिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं हिंसबर्ग टेस्ट का। तो होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर हो गया होगा। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों मैंने आपको काफी अच्छे से समझा दिए हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। वो क्या कहता है, सबसे पहले देखिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट 1। देखिए स्टूडेंट, पॉलीमर का भी क्वेश्चन आ चुका है ना, एंड बायो जो आपका बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन आ चुका है, ग्लूकोज से रिलेटेड, विटामिन का क्वेश्चन आ चुका है। तो देखो बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर है आपका बायोमोलिक्यूल्स, उससे अभी तक विटामिन का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ग्लूकोज का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, एंड न्यूक्लिक एसिड का क्वेश्चन आ गया। एक ही चैप्टर से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता। पॉलीमर का आ चुका है, तो जो ये टॉपिक है ना बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, इन पे अच्छा खासा फोकस करना है आपने अब, ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब आपसे पूछ रहा है, गिव द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स के बायोलॉजिकल फंक्शंस क्या क्या होते हैं ये बताइए। तो आइए स्टूडेंट देख लेते हैं फटाफट से रेफरेंस। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, वेदर प्लांट्स, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वायरस हो, वहां पे आपको न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलेंगे। अब इनका बायोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है ये देखिए, सेकंड पॉइंट, दे आर रिस्पॉन्सिबल इन बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स और फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर। आप सभी ने भाई सुना होगा, भाई हमारे अंदर डीएनए है ना भाई, ये हमारे अंदर हमारे पूर्वजों का डीएनए है, ये है, तो वो जो सारा डाटा है भाई, उनको ये बीमारी हुई थी तो हमारी फैमिली में ये बीमारी चलती आ रही है, तो वो सब क्या है, वो जो डीएनए है उसके अंदर क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। तो ये क्या करते हैं भाई, देखो, दे आर रिस्पॉन्सिबल इन द बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन्स, जैसे भाई अगर हम बात करते हैं, और भी आपको मैं बता देता हूं, हमारी बॉडी में जो है ब्लड है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है ना, तो हीमोग्लोबिन्स में भी तो आपको क्या देखने को मिलते हैं, प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। हीमोग्लोबिन्स में प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन में भी, मायोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन्स की एक भारी चेन रहती है वहां पे। तो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा यूजफुल काम है न्यूक्लिक एसिड्स का। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल इन द बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर, है ना। इसी में अब ये बताया गया कि जो न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए जिसे बोला जाता है, एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए जिसको बोला जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पोलीन्यूक्लियोटाइड्स एज दे आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। तो भाई ये कुछ आप देख सकते हैं, मेन जो पॉइंट था यहाँ पे वो ये था। बाकी जो बायो बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं उनको और भी काफी डिटेल में पता होता है न्यूक्लिक एसिड्स के बायोलॉजिकल फंक्शंस और क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा अपने लेवल पे भी इसको स्टडी कर लीजिएगा, है ना। बाकी जितना बता सकता था मैंने एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 2 देखिएगा, राइट गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। स्टूडेंट इसके ऊपर आपका जो स्क्रीनिंग पेपर हुआ था वहां पे भी क्वेश्चन था। वहां पे ये क्वेश्चन था, बताइए कि इनमें से कौन सी रिएक्शन है जहां पे प्राइमरी अमाइन आपको मिलेगा और कार्बन की चेन कम ना हो, है ना। तो वहां पे मैंने आपको बताया था गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस,
है ना। तो ये आपका क्या करती है, 1 डिग्री एमाइन को प्रोड्यूस करती है और कार्बन्स की चेन को चेंज नहीं करती है। अगर यहाँ पे 5 कार्बन तो 5 कार्बन वाला ही अमाइन मिलेगा। होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, ये एमाइड की रिएक्शन होती है, एमाइड। लेकिन यहाँ पे खास बात क्या होती है स्टूडेंट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की जो चेन है वो चेंज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा, ये आपने लिया कोई सी, पहले मैं आपको होफमैन ब्रोमाइड बता रहा हूं भाई, ये आपका CH3 या आपका C डबल बॉन्ड O एंड NH2, तो ये आपने लिया एमाइड। अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, यहाँ पे आप NaOH के साथ I2 या ब्रोमाइड है तो Br2 ले लीजिए। क्या ले लीजिए, Br2 ले लीजिए। तो सबसे पहले क्या, ये बेस है, बेस वैसे मैकेनिज्म लिखने की नीड नहीं है, बस आपको बोला कि रिएक्शन लिख दो बस, ठीक है। वो हम बता सकते थे ऐसा लिख के कि इससे ये जो प्रोडक्ट बनता है। चलो मैं एक बार प्रोडक्ट बता देता हूं कि क्या बनेगा सीधा सीधा, है ना, फिर मैं मैकेनिज्म भी आपको एक्सप्लेन। तो यहां से सीधा प्रोडक्ट ये बनता है, देखो यहां 1 और 2 कार्बन थे ना, तो जो आपको एमाइन मिलेगा वो 1 कार्बन कम का मिलेगा। यहां से जो एमाइन मिलेगा वो 1 कार्बन कम का मिलेगा, ये खास बात है। अब अगर इसका मैकेनिज्म आप देखना चाहते हैं, सबसे पहले ये बेस है, बेस क्या करेगा, इस यहां से एसिडिक प्रोटॉन को बाहर निकालेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, NH Br के ऊपर अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH एंड ये आपका Br लग गया। अब वापिस से इसकी रिएक्शन NaOH के साथ होगी। अब ये वापिस से इस एसिडिक प्रोटॉन को बाहर निकालेगा, है ना। अब ये वापिस से जो आपका Br2 है उसके ऊपर अटैक करेगा, है ना, ये यहां से अटैक करेगा। और अब आपको जो यहां पे मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे भी Br और यहाँ पे भी Br। अब इनमें से एक Br बाहर जाएगा, ये वाला यहां से माइग्रेट होगा और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी स्टूडेंट, अब देख सकते हैं CH3 के साथ नाइट्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये बनेगा। इसके बाद आप इसकी रिएक्शन अगर आप करवा देते हैं ऐसे किसी कंपाउंड के साथ, जो देखो यहां से इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, तो इसको आप दे दीजिए 2 हाइड्रोजन और इसको आप दे दीजिए ऑक्सीजन, तो ये तो CO2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, CH3NH2, CH3NH2। तो ये जो बना ना इंटरमीडिएट आइसोसाइनाइट इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, आइसोसाइनाइट। और ये जो हुआ इसको वुल्फ रीअरेंजमेंट भी करके बोला जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। यहां पे कार्बन का नंबर 1 कम हो जाता है, लेकिन गैब्रियल थैलामाइड में ऐसा नहीं होता है। तो दोनों रिएक्शंस आप लिख सकते हैं। आइए मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं दोनों का। तो दिस इज गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो भाई ये जो कंपाउंड आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे ये देखो बेंजीन, ये थैलिक एसिड होता है। अगर यहाँ पे दोनों ये होते तो ये थैलिक एसिड होता। अब यहाँ पे NH लगा हुआ, इसी को बोला जाता है थैलामाइड। ये जो कंपाउंड आप देख पा रहे हैं इसी को थैलामाइड बोला जाता है। थैलामाइड की रिएक्शन अगर आप बेस के साथ करवाएंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये फिर यहां अटैक करेगा, X बाहर निकल जाएगा, तो पहले NR बनेगा यहाँ पे NR। उसके बाद आप जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसको हाइड्रोजन मिल जाएगा, इसको भी हाइड्रोजन मिल जाएगा और यहाँ पे दोनों को OH OH मिल जाएंगे। तो ये आपका थैलिक एसिड बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे RNH2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे आपका RNH2 की फॉर्मेशन हो जाएगी, 1 डिग्री एमाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो गैब्रियल थैलामाइड टेस्ट भी होता है 1 डिग्री एमाइंस के लिए, 1 डिग्री एमाइंस के लिए। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पे जो R है वही रहता है ना, 6 हैं तो 6 ही रहेंगे। समझ में आई बात। होफमैन वाला मैंने आपको बता ही दिया है। होफमैन में क्या करते हैं, एमाइड की रिएक्शन करवाई जाती है Br2 एंड KOH के साथ। ये जो C डबल बॉन्ड इसको हटा दो, यानी कि अब आपको ये मिलेगा, साथ में ये मिलेगा, कार्बोनेट मिलेगा और वाटर मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, अमाइड से 1 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन होती है। सॉरी, अलग अलग डिग्री की भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि 1 डिग्री की ही होगी, वो थैलामाइड में 1 डिग्री की होती है। होप क्या आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों के दोनों आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 17 की। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या पूछा था। तो ये राजी क्वेश्चन नंबर 17 अगेन टेस्ट आपसे पूछा गया है। 17 का पहला पार्ट अगेन टेस्ट, राइट द डिस्टिंग्विशिंग केमिकल टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के लिए बताओ, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन कौन से टेस्ट हम यूज कर सकते हैं भाई। तो भाई फेलिंग्स टेस्ट हो गया, टोलेंस टेस्ट हो गया, दोनों एल्डिहाइड शो करता है, कीटोन शो नहीं करता है। तो 2 टेस्ट तो ये हो गए भाई, टोलेंस वाला, फेलिंग्स वाला, है ना। और इसके अलावा 1-2 टेस्ट का और आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए भाई यहाँ पे
ये है आपका टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये एल्डिहाइड के साथ तो सिल्वर डिपॉजिट करेगा, यानी कि एल्डिहाइड के साथ तो ये पॉजिटिव टेस्ट शो करता है, लेकिन यहाँ पे कीटोन के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं करता है। कीटोन के साथ ये कोई रिएक्शन, सेम फेलिंग सॉल्यूशन जो है, फेलिंग सॉल्यूशन में रेड प्रेसिपिटेट आपको मिल जाएंगे एल्डिहाइड के केस में, बट कीटोन के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है। तो दो बड़े फेमस टेस्ट तो ये है। उसके अलावा एक और टेस्ट है यहाँ पे, स्किप्स रिएजेंट। ये क्या करता है, पिंक कलर क्या करेगा, पिंक कलर इज गिवन बाय एल्डिहाइड, और कीटोन इसके साथ भी रिएक्शन नहीं करता है, कीटोन इसके साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। तो ये तीन फेमस टेस्ट है जो कि आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन को डिस्टिंग्विश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, गिव विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। तो विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस रिएक्शन आपको बताना है। तो नाम से ही पता लग गया भाई, ईथर की सिंथेसिस करनी है, ईथर का फॉर्मेशन करना है। तो इसके लिए भाई पढ़ाया जाता है आपको अल्कोहल फिनोल ईथर में। ये रिएक्शन बड़ी सिंपल सी रिएक्शन होती है, विलियमसन्स सिंथेसिस। तो इसमें क्या लिया जाता है भाई, ये आपका क्या लिया गया है यहाँ पे, ये आपका एल्कोक्सी टाइप से हो गया, मेटल एल्कोक्सी, तो या एल्कोक्सी ही बोल देंगे इसको, ठीक है। आर ओ नेगेटिव दिस, और इसकी रिएक्शन करवाई जाती है आर डैश एक्स के साथ, जिससे कि यहां से ये Na पॉजिटिव, यहां से ये X बाहर निकलेगा, और यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगी ROR की। इसी को बोला जाता है आपका विलियमसन्स सिंथेसिस रिएक्शन, है ना। विलियमसन्स इन ईथर सिंथेसिस इसको बोला जाता है। यहाँ पे आपका ईथर की फॉर्मेशन होती है। तो ये यहाँ पे लाइक दैट देखो, इसका भी अपना काफी मैकेनिज्म हो सकता है कि ये यहाँ पे अटैक करे और यहाँ से एक्स जो है आपका वो बाहर निकले, ठीक है। तो लाइक दैट ये SN2 भी हो सकती है, SN1 भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपका ये वाला R क्या है और ये R डैश क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको आप थोड़ा सा और डिटेल में लिख सकते हैं, एक दो एग्जांपल बना के लिख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं बोला कि मैकेनिज्म एक्सप्लेन कीजिए, जहां पे मैकेनिज्म बोलेगा वो लिखेगा, जैसे मैं अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाता हूं। तो भाई अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा सब्जेक्टिव पेपर का, फिर पूरा सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट देखिए, अब बोला राइट द मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन विद टेकिंग सुटेबल एग्जांपल। तो यहाँ पे पहले मैं जनरल मैकेनिज्म लिख देता हूं, आप लिख सकते हैं कि आपके पास क्या रहा होगा, कोई RX रहा होगा, RX। जब आप उसकी रिएक्शन करवाएंगे किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो R न्यूक्लियोफाइल बनेगा एंड प्लस में X नेगेटिव बाहर निकलेगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि स्टेप 1 जो होता है यहाँ पे, वो होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, है ना। स्टेप 1 क्या होता है आपका, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, क्योंकि इसमें सबसे पहले फॉर्मेशन, एंड ये भी लिख सकते हो साथ के साथ, एंड दिस स्टेप इज RDS, दिस स्टेप इज रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप। यही आपका क्या होता है, RDS होता है, रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप होता है। तो यहां पे आप ऐसा दिखा सकते हैं कि RX आपने लिया, और सबसे पहले क्या होगा भाई, यहां से आपका R के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा एंड लिविंग ग्रुप आपका लीव कर जाएगा, लिविंग ग्रुप आपका लीव कर जाएगा। और यही स्टेप क्या होता है, रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप। स्टेप 2 में लिख सकते हैं आप अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू कार्बोकटायन, है ना। स्टेप 2 क्या होता है यहाँ पे, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू R पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप ऐसा दिखा सकते हैं कि जो R पॉजिटिव था उसके ऊपर जो न्यूक्लियोफाइल था उसने अटैक किया है, जिससे कि RNU की फॉर्मेशन हो गई है। तो भाई यहाँ पे आप ये भी दिखा सकते हैं कि इस रिएक्शन का जो रेट ला एक्सप्रेशन होता है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स होती है, तो रेट ओनली डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे ही डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये जनरल मैकेनिज्म लिखा। अब इसका ये कह रहा है जी कोई सुटेबल एक एग्जांपल भी लिख दो, तो आप एग्जांपल भी लिख सकते हैं इसके लिए, आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल भी लिख के दिखा देता हूं यहाँ पे। यस, तो इसका अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो कोई भी आप क्या ले सकते हैं, जैसे हैलो अल्केन आप ले लीजिए, ये आपने क्या लिया यहाँ पे, और स्पेशली आप ये भी लिख देना भाई कि जो 3 डिग्री है, 3 डिग्री 2 डिग्री वाले क्या कर शो करते हैं, या स्टेबल वो वाले क्या शो करते हैं आपका, ये आपने यहाँ पे क्या दिखाया कि ये CH3, ये CH3, ये CH3, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने I दिखा दिया। और इसकी रिएक्शन जब आप करवाते हैं H पॉजिटिव
एंड वाटर के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आपको 3 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन होती हुई दिखाई देती है। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो रिएक्शन आप देख पा रहे हैं, दिस इज SN1 टाइप रिएक्शन। यह आपका SN1 टाइप की रिएक्शन है। ठीक है जी, आ रही है बात समझ में? तो पूरा मैकेनिज्म आपने लिख दिया है एंड आपने यहाँ पे बता दिया है कि जो यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं वो भी बता सकते हैं। हालांकि सिर्फ मैकेनिज्म पूछा है तो वो इनफ है मेरे हिसाब से। तो 18 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। 18 का पार्ट 2 देखिएगा, स्टेट हकल रूल फॉर एरोमेटिसिटी। तो भाई एरोमेटिसिटी के लिए हकल रूल क्या बोलता है वो आपको बताना है। तो भाई हकल रूल ये बोलता है, सबसे पहले तो देखिए, कोई भी कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जो आपका साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है, प्लेनर है ना, ऐसा कोई कंपाउंड जो साइक्लिक है, प्लेनर है एंड कॉन्जुगेशन इन कंप्लीट कंपाउंड, कॉन्जुगेशन इन होल कंपाउंड, पूरे कंपाउंड में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। अगर, अब ये दो बातें बोलता है हकल रूल। अब ये बोलता है अगर वहां पे आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, अगर वहां पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन, ये तो एंटी एरोमेटिसिटी के लिए है ना, लेकिन एग्जामिनर ने सिर्फ एरोमेटिसिटी के लिए पूछा तो कोई बात नहीं। अगर वहां पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर ऐसा कोई भी कंपाउंड जो साइक्लिक है, जो प्लेनर है और कॉन्जुगेशन है पूरे कंपाउंड में, अगर वो फॉलो करता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वहां पे है, तो अगर आप n की वैल्यू 0 पुट करते हैं यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर आप n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। ऐसे ऐसे जलता जाएगा। तो ऐसा कोई भी साइक्लिक कंपाउंड जो प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है और इसको फॉलो करता है, इतना 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है, ऐसा कंपाउंड एरोमेटिक नेचर का होगा। और एरोमेटिक कंपाउंड आर हाईली स्टेबल, एरोमेटिक कंपाउंड आर हाईली स्टेबल। अगर वहीं पे आपका जो है वो 4n पाई रूल को फॉलो कर रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, यानी कि वहां पे अगर आपने 0 पुट की तो 0 ही हो गया। अगर आपने 1 पुट की यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है या फिर 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं वो एंटी एरोमेटिक होते हैं और वो काफी लेस स्टेबल होते हैं, रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होते हैं। तो ये बात बोलता है आपका हकल रूल। इसमें आप एक दो एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे कि ये वाला जो कैटायन आप देख पा रहे हैं, इसके पास ये पूरा कंपाउंड साइक्लिक है, इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये आपका एरोमेटिक नेचर का होगा। वहीं पे अगर आप यहाँ पे ये वाला एग्जांपल ले लेते कि ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो एक ये डबल बॉन्ड हो गया, एक ये नेगेटिव चार्ज हो गया, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये आपका 4n हकल रूल को फॉलो करता है, तो ये आपका एंटी एरोमेटिक हो गया, ये आपका एंटी एरोमेटिक हो गया। तो ये था जी आपका हकल रूल, ये था आपका हकल रूल। तो स्टूडेंट, सब्जेक्टिव पेपर का हमने डिटेल सॉल्यूशन कर लिया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का हमने डिटेल सॉल्यूशन कर लिया है। ऑब्जेक्टिव का जो पेपर एनालिसिस है वो मैं कर चुका हूं। सब्जेक्टिव का पेपर एनालिसिस के ऊपर भी वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। तो अगर आप पहले ऑब्जेक्टिव वाला देख लिया, सब्जेक्टिव वाला, तो सारे देख लीजिए अच्छे से। एनालिसिस आप अपने लेवल पे भी कर लीजिए और मैं तो मेरे लेवल पे कर ही रहा हूं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन 11-12 लेवल के ही हैं मोस्टली क्वेश्चंस। अगर आपका 11-12 का सिलेबस काफी अच्छे से क्लियर है तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा प्रॉब्लम आपको होने वाली है। और स्टूडेंट, यहां से देखने से ये भी पता लग रहा है एग्जामिनर ने मार्क्स भी ठीक ठाक दिए हैं। मैक्सिमम मार्क्स आए हैं इस पेपर में 150 में से 148। मतलब कि अगर आप ठीक ठाक इंफॉर्मेशन लिख के आ रहे हैं तो आपको मार्क्स दिए जा रहे हैं, छोटी मोटी बातों के मार्क्स कट नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि काफी स्टूडेंट के 140+ मार्क्स भी वहां पे आए थे, ठीक है। लगभग 100+ तो लगभग सभी के थे। एवरेज अगर आप देखेंगे 150 में से 100+ तो सभी के थे। तो 150 मतलब 140+ अगर आपने क्रॉस करना है तो टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन, वेरी करेक्ट इंफॉर्मेशन आपने वहां पे लिख के आनी है, मेंशन करनी है। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा। ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।